हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की हमारी जो क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो कि नॉरसेट और यूपीपीएससी के लिए जो एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज वाली नॉरसेट एमसीक्यू सीरीज का ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास के अंदर हम जो वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मोस्ट कॉमनली वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और उनसे हम अपना जो एग्ज़ाम का स्कोर है उसको हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान से तैयारी की है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द साइट ऑफ लंबार पंचर इन एडल्ट्स। साइट ऑफ लंबार पंचर इन एडल्ट। सबसे पहली बात कि लंबार पंचर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लंबार पंचर क्या होता है। लंबार पंचर में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, लंबार पंचर इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पाइनल टेप। स्पाइनल टेप भी इसी को बोला जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, लंबार पंचर में क्या किया जाता है, सीएसएफ सीएसएफ ड्रेन किया जाता है। सीएसएफ ड्रेन किया जाते हैं, सीएसएफ का सैंपल लिया जाता है लंबार पंचर के थ्रू। और साथ के साथ हो सकता है इन केस ऑफ सैंपल लिया जाता है इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर कॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म का कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन से बैक्टीरिया वायरस की वजह से ये मेनिंजाइटिस है, इसके लिए हम लंबार पंचर करते हैं। लंबार पंचर के अंदर क्या किया जाता है, हमारी वर्टिब्रा के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर्स होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर्स यानी कि मेनिंजियस 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 ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजियस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन सी मेनिंजियस होती हैं, तो तीन प्रकार की मेनिंजियस होती हैं स्टूडेंट्स। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर। ठीक है, और ये है सबसे बाहर आउटर मोस्ट, ये होती है आपकी आउटर मोस्ट, मिडल लेयर, और ये वाली होती है आपकी इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, स्पाइनल टेप के अंदर क्या किया जाता है, अब स्पाइनल टेप के अंदर क्या किया जाता है, सीएसएफ ड्रेन किया जाता है। सीएसएफ सीएसएफ का मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है, ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर पाया जाता है। कौन क्या पाया जाता है, यहाँ पर सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर पाया जाता है आपका सीएसएफ। ठीक है, यहाँ पर आपका सीएसएफ प्रेजेंट है जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है। ठीक है, इस स्पेस के अंदर जो मेनिंजियस होती हैं ब्रेन की, ठीक है, जैसा कि अगर हम ड्रॉ करें ब्रेन के डायग्राम को, अगर हम ड्रॉ करें तो इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड रहती है हमारी। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऊपर लेयर रहती है, तीन लेयर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी लेयर होती है, तीन लेयर। तीन लेयर में सबसे पहली लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमने आपको बताई दी है अभी, कौन सी होती है इनर मोस्ट लेयर, पायामेटर। उसके बाद आती है आपकी एरेक्नोइड लेयर। ठीक है, एरेक्नोइड मैटर। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तीन प्रकार की जो लेयर हैं मेनिंजियस, जिनको बोलते हैं मेनिंजियस ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो हमारा सीएसएफ है वो पाया जाएगा आपका सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। मतलब सब एरेक्नोइड स्पेस का मतलब कहाँ हो गया, एरेक्नोइड के नीचे, एरेक्नोइड के नीचे मतलब यहाँ यहाँ प्रेजेंट होगा। मतलब पायामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में वो सीएसएफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो रहती है आपकी वर्टिब्रास के अंदर, वर्टिब्रास के अंदर। तो अब स्पाइनल टेप के अंदर क्या किया जाएगा, एक स्पाइनल नीडल ली जाएगी। स्पाइनल नीडल आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल के यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उसका इमेज डाला हुआ है। स्पाइनल
नीडल, ठीक है, स्पाइनल नीडल लेंगे। स्पाइनल नीडल को लेकर के यहाँ पर, ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस तक उसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। सब एरेक्नोइड स्पेस पे इंसर्ट करके और यहाँ से CSF है वो क्या हो जाता है, ड्रेन कर लिया जाता है। तो वो कहलाता है आपका लंबार पंचर कहलाता है। अब ये CSF है, तो ये CSF हमने क्यों ड्रेन किया है, ये CSF हमने ड्रेन किया है टेस्टिंग के लिए, ठीक है, जो भी टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, कल्चर के लिए, कल्चर और सेंसिटिविटी, कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए भी इसको टेस्ट किया जा सकता है, ताकि हमें पर्टिकुलर जो भी कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस है या जो भी बैक्टीरियल कॉज है सीएनएस में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके कॉज को हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो ये है अपना लंबार पंचर के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि एडल्ट के अंदर, इन केस ऑफ एडल्ट, एडल्ट के अंदर लंबार पंचर की साइट क्या होगी, ठीक है, लंबार पंचर की साइट के बारे में पूछा गया है कि एग्जैक्ट साइट है वो लंबार पंचर की वो क्या होगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन, सेकेंड लंबार वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड लंबार वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अगर जैसे ही आप इस स्पेस के अंदर सेकंड और थर्ड के बीच में अगर आप स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करोगे। स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होगा तो जहाँ से डैमेज होगी उसके लोअर बॉडी का क्या हो जाएगा, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा एंड सेकंड लंबार वर्टिब्रा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। थर्ड वन ऑप्शन है, थर्ड वन ऑप्शन हमारा कहता है कि थर्ड लंबार वर्टिब्रा एंड फोर्थ लंबार वर्टिब्रा, थर्ड लंबार वर्टिब्रा एंड फोर्थ लंबार वर्टिब्रा, ये इसका एग्जैक्ट राइट आंसर है। एडल्ट के अंदर यही साइट होती है इसकी। और फोर्थ वन ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ वन ऑप्शन कह रहा है सैक्रम ऑफ ब्रोकिक्स, ये तो आपस में ये तो फ्यूज हो जाते हैं बहुत बाद में, जैसे जैसे एडल्ट लाइफ आती फ्यूज हो जाते हैं, तो इसके अंदर तो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ तक मेनिंजेस भी नहीं पहुँचते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड लंबार, थर्ड टू फोर लंबार स्पेस, जो भी लंबार वर्टिब्रा है थर्ड टू फोर, इनके बीच में ये स्पाइनल टेप के लिए आप स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करके वहाँ से CSF क्या कर सकते हो, ड्रेन कर सकते हो। तो ये तो थी एडल्ट के लिए साइट, ठीक है। एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए L3 और L4। बात करें चाइल्ड की, चाइल्ड की बात करें तो L2 और L3 के ऊपर आप बात, L2 L3 के ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्पाइनल टेप कर सकते हो इन केस ऑफ पीडियाट्रिक, ओनली पीडियाट्रिक, इन केस ऑफ पीडियाट्रिक, ठीक है। पीडियाट्रिक्स के अंदर आप L2 3 के ऊपर आप स्पाइनल टेप कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, जैसे बच्चा रहता है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ तक डिसेंड नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए, इसीलिए क्या कर सकते हैं, L2 L3 के ऊपर आप स्पाइनल जो स्पाइनल टेप के लिए आप नीडल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये स्पाइनल टेप के लिए नॉर्मली जो स्पाइनल नीडल्स हैं वो काम में ली जाती है, 23, 27, 26 गेज की नीडल्स होती हैं, ठीक है। काफ़ी लेंथ वाली, लेंथ वाइज नीडल होती है ये, और ये नीडल्स काफ़ी पतली भी होती है, काफ़ी लंबी भी होती है ये नीडल्स, ठीक है। तो इन नीडल्स को इंसर्ट करके वहाँ से क्या कर लिया जाता है, वर्टिब्रा के थ्रू को इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट करके क्या किया जाता है, वहाँ से CSF उसका सैंपल लिया जाता है। साथ ही साथ लंबार पंचर हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, इन केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर भी लंबार पंचर किया जाता है। लंबार पंचर क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हम ड्रग इंड्यूस करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में, तो मोस्ट कॉमन जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो ड्रग काम में लेते हैं वो लेते हैं अपन ब्रिप्रिवाकेन, ब्रिप्रिवाकेन हैवी, ब्रिप्रिवाकेन डेक्सट्रोज हैवी, ठीक है। ये ड्रग अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं, वाइडली इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनकी स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान भी हम क्या करते हैं, लंबार पंचर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का इसमें यही पूछा गया एग्जामिनर ने हमसे, ये जो जो सारी बातें बताई वो थोड़ी सा इसके आसपास की बातें इसलिए है ताकि आपको ये टॉपिक भी साथ के साथ क्लियर हो जाए कि लंबार पंचर क्या होता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो CSF का सैंपल लेने के लिए या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए लंबार पंचर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मोस्ट कॉमनली एडल्ट के अंदर L3 और L4 के ऊपर क्या L3 और L4 के बीच में क्या किया जाता है, नीडल इंसर्ट की जाती है और वहाँ पे क्या किया जाता है, स्पाइनल टेप कर लिया जाता है। अगर आपको वहाँ से सैंपल लेना है तो सैंपल ले सकते हैं अपन, और अगर हमें एनेस्थीसिया देना है तो अगर CSF आ रहा है रेगुलर कंटिन्यूसली, अगर CSF आ रहा है वहाँ पर तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया वहाँ से दे सकते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर कि थर्ड लंबार वर्टिब्रा और फोर्थ लंबार वर्टिब्रा के बीच में क्या एडल्ट के लिए क्या होती है, लंबार पंचर की साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वेयर इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ क्या है? एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, ठीक है। आपने पढ़ी होगी ड्यूरिंग द नर्सिंग कोर्स कि बहुत सारी हेल्थ एजेंसीज होती हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। और वो क्या करती हैं, जो कंटिन्यूसली पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए, एंटायर अपनी कंट्री के लिए वो क्या करती है, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्थ के फील्ड में बहुत सारे योगदान होते हैं, बहुत सारे कार्य करती है ताकि हेल्थ सिस्टम में वो इम्प्रूव हो सके। और यूनिसेफ मोस्टली फोकस करती है चाइल्ड्स के ऊपर, चाइल्ड्स के ऊपर, चाइल्ड्स के ऊपर इसका मेन फोकस होता है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म देखते हैं अपन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जो कि क्या करती है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए ये काम करती है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये काम करती है। तो इसका हेडक्वार्टर, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है इसका कि भाई इसका जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जिनेवा में तो किसका है, WHO का। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर है। तो लंदन में भी नहीं है, ठीक है, दिल्ली के अंदर भी नहीं है, हमें पता है कि दिल्ली के अंदर तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर नहीं है। इसका एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है हमारे पास न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर, ठीक है, न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है, न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन जो नोट सेट सीरीज में आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, आप लोगों को बताए जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस सीरीज को काफ़ी सीरियसली लेकर के स्टडी कीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आपके डेस्टिनी तक, आपके टारगेट तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए मेथड ऑफ टीचिंग इट ऑलवेज एंटाइटल द प्रेजेंस ऑफ ए पेशेंट। की इसमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि टीचिंग का वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर पेशेंट की प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी है, या जिसमें पेशेंट है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच मेथड ऑफ टीचिंग का कौन सा मेथड जिसके अंदर हमेशा पेशेंट है उसकी प्रेजेंस है वो एंटाइटल्ड होती है। एंटाइटल्ड का मतलब है कि भाई पेशेंट की प्रेजेंस है वो क्या होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर आप देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है, टीचिंग के मेथड्स हैं कि हॉस्पिटल टीचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल टीचिंग के अंदर कैसे, कि ऐसा कौन सा टीचिंग का मेथड है जिसके थ्रू हम क्या बताते हैं आपको कि भाई जिस मेथड के अंदर पेशेंट है उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन है नर्सिंग राउंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नर्सिंग राउंड्स की बात अगर आप करोगे तो नर्सिंग राउंड्स में क्या होता है, जो भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं और जो भी कलीग्स होते हैं अपने उनको नर्सिंग राउंड्स के थ्रू वो क्या करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मतलब पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्होंने ये बताया कि ऐसा केस होता है तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप ये ऑप्शन नहीं है। ग्रुप डिस्कशन की अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है, 6 से 8 पर्सन होते हैं और जो क्या करते हैं आपस में एक चेयर लगा करके बैठ जाते हैं, चारों तरफ वो डिस्कशन करते रहते हैं। तो इसमें भी पेशेंट की जरूरत नहीं है, या पेशेंट की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट वन है कंप्यूटराइज, आप देख ही सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पेशेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बेड साइड क्लिनिक पे जा रहे हो, बेड साइड क्लिनिक का मतलब हो गया आप बेड टू बेड जा करके स्टडी कर रहे हो। मतलब आपके पास बेड नंबर 1 पे अगर मान लीजिए आपके पास हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसके बारे में आपने पढ़ाई शुरू कर दी, आप उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। बेड नंबर 3 पे पहुँचे तो वहाँ पे लीवर एब्सिस का पेशेंट था आपके पास, उसके बारे में आपने स्टडी शुरू करती। तो बेड साइड क्लिनिक के अंदर, बेड साइड क्लिनिक का मतलब हो गया कि आप डायरेक्टली पेशेंट के पास जा कर के स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो वो है आपका
ऐसा वो टीचिंग, बेड साइड क्लिनिक एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट की प्रेजेंस है वो क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। इस मेथड के अंदर पेशेंट है वो हमेशा प्रेजेंट होगा। आपने देखा कि ऊपर के जो तीनों मेथड्स हैं, उनके अंदर आपको कहीं भी पेशेंट की जरूरत नहीं थी। नर्सिंग राउंड्स के अंदर क्या होता है, जो सीनियर नर्सेज होती है अपने कलीग्स को, या जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अपने नर्सिंग ऑफिसर्स को क्या करते हैं, पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाने का मतलब कि वो अपने जो भी काम है उसके बारे में बताते हैं, तो उसमें पेशेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ग्रुप डिस्कशन 6 से 8 लोग होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है। कंप्यूटराइज की बात करें तो कंप्यूटर के सामने बैठ के अगर आप स्टडी कर रहे हो, कंप्यूटराइज तरीके से अगर आप पढ़ा रहे हो, पावर पॉइंट पढ़ा रहे हो बला, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको पेशेंट की जरूरत नहीं थी। लेकिन बेड साइड क्लिनिक के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको पेशेंट की जरूरत है। बेड साइड क्लिनिक का मतलब ही यही है कि आपको क्या करना है, पेशेंट के पास जा करके स्टडी करनी है। बेड साइड क्लिनिक का मतलब ही यही है कि आपको क्या करना है, पेशेंट के पास जा करके स्टडी करनी है। पेशेंट की पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के बारे में आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, उसी से साइन एंड सिम्टम्स पूछोगे, कौन कौन से टेस्ट में वो देखोगे। तो वो क्या है, एक बेड साइड क्लिनिक है। बेड साइड क्लिनिक का एक टीचिंग मेथड है जो जिसमें क्या होता है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है और एक चौथा ऑप्शन है वो क्यों है, उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूपिंग कफ, कि भाई वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो देखिए, वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई तो वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, वूपिंग स्ट्रेप्टोकोकाई है वो बहुत सारी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स कोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका हमें पता है कि ये कोज करता है डिप्थीरिया। ये क्या कोज करता है, डिप्थीरिया कोज करता है। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी का टीका कब कब लगता है साहब, वो लगता है 6, 10 और 14 मंथ के ऊपर। ठीक है, ये इसकी एज होती है। और आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद में डीपीटी बंद हो जाता है, ओनली डीटी का टीका लगता है। तो उस टाइम क्या होता है, 5 ईयर के ऊपर जाने के बाद, जैसे ही बच्चे की एज 5 ईयर हो जाती है, उसके बाद पर्टुसिस के होने के चांसेज है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वूपिंग कफ, डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट वन है न्यूमोकोकाई। न्यूमोकोकाई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसका होगा स्टूडेंट्स, निमोनिया का। ठीक है, और लास्ट बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा है बॉर्टिडेला पर्टिसिस। बॉर्टिडेला पर्टिसिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉर्टिडेला पर्टिसिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूपिंग कफ। ठीक है स्टूडेंट, वूपिंग कफ होता है। वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बॉर्टिडेला पर्ट्यूसिस है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई की अगर आप बात करो तो ये हार्ट के डिसऑर्डर्स में भी आता है, रीनल में भी आता है, और जॉइंट, जो हमारी बॉडी के जॉइंट और स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर्स, इन सब में ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेप्टोकोकाई एयूरस है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये है ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि बॉर्टिडेला पर्टुसिस है वो क्या है, वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है, वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गायनिक डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल की, हाइड्रेटिफॉर्म मोल का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो हाइड्रेटिफॉर्म मोल के बारे में, हाइड्रेटिफॉर्म मोल के कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या होता है। ठीक है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल है वो क्या है, एक ट्रोपोब्लास्टिक डिसऑर्डर है। ट्रोपोब्लास्टिक डिसऑर्डर है। ट्रोपोब्लास्टिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जहाँ से ये प्लासेंटा का डेवलपमेंट शुरू होता है, जहाँ से प्लासेंटा का डेवलपमेंट शुरू होता है ट्रोफोब्लास्ट से होता है। ट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रोपोब्लास्ट का ही डिसऑर्डर है। इसमें ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल में क्या होता है, इसमें डिजनरेशन होते हैं, डिजनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई, जो कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई रेस्पॉन्सिबल है प्लासेंटा के डेवलपमेंट के लिए।
प्लासेंटा के डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कोरियोनिक विलाई है, वो कोरियोनिक विलाई का क्या होता है, वहाँ पे प्रोग्रेसिवली डीजनरेशन होता है। प्रोग्रेसिवली वहाँ पे क्या होता है, उसका कोरियोनिक विलाई का क्या होता है, डीजनरेशन होता है। और प्रोग्रेसिवली डीजनरेशन होने की वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोग्रेसिवली डीजनरेशन होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर प्लासेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या कॉज कर सकती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा में भी चांसेस है कि ये हो सकता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, अगर हम बात करें फर्स्ट, नेक्स्ट वन है सेप्सिस। सेप्सिस की बात करें तो सेप्सिस तो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस का मतलब तो क्या हो गया, इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई इन्फेक्शन तो है नहीं। आइडेंटिफॉर्म मॉल तो क्या है, डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। आइडेंटिफॉर्म मॉल क्या है, डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है, प्लासेंटा का डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोरियोनिक विलाई जो कि प्लासेंटा के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और कोरियोनिक विलाई से क्या क्या बन रहा था, कोरियोनिक विलाई से पहले क्या बना हुआ था, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट से क्या बनेगी, कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई जब वो क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, प्रोग्रेसिवली डीजनरेशन होता है, और उस वजह से वहाँ पर हो सकता है कि पेशेंट के अंदर प्लासेंटा का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ये मोस्ट कॉमनली, नेक्स्ट वन है हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कंप्लीट इवाकुएशन। इनकम्प्लीट इवाकुएशन, इनकम्प्लीट इवाकुएशन तो क्या होता है कि भाई इनकम्प्लीट इवाकुएशन का मतलब है कि पूरी तरह से बाहर ना निकलना। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रेटिक हार्मोन में प्लासेंटा बन ही नहीं रही, तो प्लासेंटा पूरी तरह से बाहर कब निकलेगी, बनी नहीं है तो कहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है परफोरेशन। तो परफोरेशन भी इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है कि डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल। हाइड्रेटिफॉर्म मोल का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। की कार्सिनोमा का जो डेवलपमेंट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कार्सिनोमा। हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या कॉज कर सकता है, कार्सिनोमा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हाइड्रेटिफॉर्म मोल का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो हमें क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा के बारे में ही बताना है। ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा, वहाँ पे कार्सिनोमा का डेवलपमेंट हो सकता है अगर हाइड्रेटिफॉर्म मोल को ट्रीट नहीं किया गया तो। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। कि भाई ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, कि लैक ऑक्सीजन की कमी है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन है एनोक्सिया। ठीक है, एनोक्सिया का मतलब है absence ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। absence ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, वो क्या कहलाता है आपका, एनोक्सिया। साइनोसिस, साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस द ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, टिश्यू की, और टिश्यू के अंदर क्या हो, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। नेक्स्ट वन है एनोक्सीमिया। एनोक्सीमिया का मतलब है, ये है अपना राइट आंसर। ठीक है, ये अपना क्या है, राइट आंसर है। इस राइट आंसर की ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। राइट आंसर में क्या गया, एनोक्सीमिया। एनोक्सीमिया का मतलब है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम, की ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो क्या कंडीशन क्या कहलाती है, एनोक्सीमिया कहलाती है। एस्पेक्सिया की बात करें, एस्पेक्सिया की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एस्पेक्सिया क्या होता है, फेलियर टू इनिशिएट, failure to initiate failure to initiate breathing, failure to initiate breathing after the birth, after the, अगर बच्चा डिलीवर होने के बाद अगर वो सांस लेना शुरू नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, आपका बर्थ एस्फिक्सिया कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे ऑप्शंस हो गए हैं कि इनके बारे में कि ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एनोक्सीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, साइनोसिस का मतलब है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साइनोसिस का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनोक्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन है वो क्या है, कम है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है वो क्या है, कम है। ठीक है, एनोक्सीमिया इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एनोक्सीमिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, और एस्पेक्सिया का मतलब मैंने बता ही दिया है कि फेलियर टू इनिशिएट द ब्रीथिंग आफ्टर द
बर्थ के बाद अगर जो ब्रीथिंग है वो स्टार्ट नहीं कर पाता तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एस्फिक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस, वेयर कि एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है। इरिथ्रोसाइट्स का, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स का हम बोल देते हैं आरबीसी, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। और यहाँ पे एग्जामिनर, ये इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आरबीसीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो आरबीसीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ऑप्शन में फर्स्ट वन दिया गया है लीवर। लीवर के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लीवर के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो लीवर के अंदर तो क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स, ब्लड प्रोटीन, इनका सिंथेसिस होता है लीवर के अंदर। तो हार्ट के अंदर भी आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता। हार्ट तो क्या करता है, पंपिंग का काम, ब्लड पंप का काम करता है। क्या करता है, ब्लड पंप का काम करता है। नेक्स्ट वन ऑप्शन आता है बोन मेरो। बोन मेरो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोन मेरो के अंदर क्या होता है आपका, आरबीसी का मान लो, ठीक है, आरबीसी और वुल ब्लड, ठीक है, ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आरबीसी का हो या कंप्लीट ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। तो बोन मेरो कहाँ पाया जाता है, बोन मेरो पाया जाता है आपकी लॉन्ग बोन्स के अंदर। लॉन्ग बोन में कहाँ प्रेजेंट होगा, लॉन्ग बोन के अंदर बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। लॉन्ग बोन के अंदर कहाँ बनता है, रेड बोन मेरो में। बोन मेरो भी दो प्रकार का होता है, येलो और रेड बोन मेरो। और रेड बोन मेरो कहाँ पाया जाता है, एपिफाइसिस के अंदर, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। और एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, इसका मतलब, एपिफाइसिस का मतलब स्टूडेंट्स, तो एपिफाइसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई भी बोन का डायग्राम बनाते हैं हम, लगभग हमने फीमर का डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो ये है हमारी फीमर, ठीक है। तो फीमर के अंदर हम बात करें तो एपिफाइसिस में ये ऊपर का जो पार्ट होगा वो इसका एपिफाइसिस कहलाता है, ठीक है, ये वाला जो डार्क किया हुआ है। और ये नीचे का पार्ट क्या कहलाता है, एपिफाइसिस, ठीक है। ये दोनों एपिफाइसिस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एपिफाइसिस। और इन्हीं एपिफाइसिस के अंदर क्या होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्हीं एपिफाइसिस के अंदर क्या होता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो शाफ्ट होती है बोन की, जो शाफ्ट होती है, ठीक है, शाफ्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे शाफ्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है, वाइड येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। येलो बोन मेरो के अंदर क्या होता है, फेट स्टोरेज बोल दो, ट्राइग्लिसराइड का क्या होता है, स्टोरेज होता है। और ज़रूरत पड़ने पर यहीं से ये ट्राइग्लिसराइड है वो रिलीज होकर के चली जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये क्या प्रोडक्ट कर देंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन कर देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है स्प्लीन। देखिएगा फोर्थ वन आंसर, स्प्लीन के अंदर भी नहीं होता है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड है। स्प्लीन तो क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, ठीक है। यहाँ पे देखना, स्प्लीन क्या कहलाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड या ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान, ठीक है, जहाँ पे आरबीसी है वो टूट टूट के बिखर जाती है, ठीक है। तो स्प्लीन के अंदर क्या होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, रेड पल्प
और वाइट पल्प। रेड पल्प और वाइट पल्प। रेड पल्प में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, मतलब इरिथ्रोलाइसिस। और इसके अंदर होता है डब्ल्यूबीसी का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे आरबीसी का, रेड में आरबीसी का, और वाइट के अंदर क्या होता है, वाइट पल्प के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का ब्रेकडाउन होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बोन मैरो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोन मैरो है। साथ के साथ जो तीनों ऑप्शन हैं वो क्यों नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डिसऑर्डर ऑफ बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग का डिसऑर्डर है वेयर द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन बोन बिल्डिंग एंड बोन ब्रेकडाउन बिकम डिसऑर्गेनाइज विल रिजल्ट इनटू विच डिजीज। ठीक है, एक बोन की रीमॉडलिंग का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर बोन की बिल्डिंग और बोन का ब्रेकडाउन है वो क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज होता है। तो वो कौन सी डिजीज है। ठीक है, एग्जामिनर ने हमसे यही पूछा है कि बोन रीमॉडलिंग का डिसऑर्डर है, किस चीज़ का डिसऑर्डर है, बोन रीमॉडलिंग का क्या है, डिसऑर्डर है। और बोन रीमॉडलिंग का डिसऑर्डर उसके अंदर क्या हुआ कि बोन बिल्डिंग और बोन ब्रेकडाउन ये क्या हो चुका है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। ठीक है, तो वो कौन सी डिजीज है जिसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि बोन बिल्डिंग और बोन ब्रेकडाउन है वो क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। वो कौन सा डिसऑर्डर है। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स की बात करें तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन कह रहा है हमें रिकेट्स। ठीक है, तो रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स के अंदर क्या होता है, बो शेप्ड लेग्स हो जाते हैं इंडिविजुअल के। मोस्ट कॉमनली ये चाइल्ड्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, बच्चों में अफेक्ट करती है। और ड्यू टू विटामिन डी, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होती है आपकी रिकेट्स डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या है, सनलाइट। सनलाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो रिकेट्स में तो ऐसा नहीं होता है। इसमें तो सिर्फ बोन क्या होती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। रिकेट्स के अंदर तो क्या होती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है, बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। ये होता है एडल्ट के अंदर, ठीक है, ये होता है बच्चों में और ये होता है एडल्ट में। इसमें भी क्या होती है, बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है। बोन सॉफ्टनिंग हो जाती है। बोन की सॉफ्टनिंग क्यों होती है, बोन की सॉफ्टनिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि बोन की जो हार्डनेस देने वाले जो मिनरल्स है बोन के अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स बोन को हार्डनिंग के लिए कौन से मिनरल रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है, बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है। रिकेट्स बच्चों में होता है, वहाँ भी बोन की सॉफ्टनिंग होती है। और ऑस्टियोमलेशिया है उसके अंदर भी क्या होता है, बोन की सॉफ्टनिंग होती है। और ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब इसमें एडल्ट्स में क्या होता है, बोन क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है ऑस्टियोमलेशिया में। और वो क्यों हुई, क्योंकि बोन की जो हार्डनेस वाले जो मिनरल्स थे वो बोन के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पा रहे। बोन को हार्डनेस देने वाले जो मिनरल्स है उनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करते हैं, बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। और इनका अगर डिपोजिशन नहीं होगा, ठीक है, तो सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया की जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ पे बोन की रीमॉडलिंग और बिल्डिंग दोनों दो ऑप्शन तो हमारे बाहर हो चुके हैं, दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। इनके अंदर तो बोन की रीमॉडलिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बन रही है लेकिन वो है कि डिफिशियंसीज है जिसकी वजह से हार्डनेस नहीं है और वो सॉफ्ट हो रही है। ठीक है, तो कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होता और कैल्शियम और फॉस्फोरस की क्या होती है, वहाँ पे डिपोजिशन नहीं होने की वजह से बोन क्या होती है, सॉफ्ट होती है। मेनिस डिजीज की बात करें तो ये क्या है, ईयर डिसऑर्डर है। ईयर मेनिस डिजीज की बात करें तो ये क्या है, ईयर डिसऑर्डर है। ईयर डिसऑर्डर के अंदर इसमें क्या होता है, एंडोलिम्फ एंड पेरीलिम्फ। एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ इसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, वर्टिगो। पेशेंट को क्या होता है, ट्राइड ऑफ सिम्टम्स आता है इसमें, ठीक है, वर्टिगो आता है,
ठीक है। एक आता है पेशेंट को डिजीनेस और टिनिटस। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि ट्रायड ऑफ मेनस डिजीज, ट्रायड ऑफ मेनस डिजीज, अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रायड ऑफ मेनस डिजीज, जैसे 3 सिम्टम्स जो मेनस डिजीज में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उन तीनों सिम्टम्स को देखिए। फर्स्ट वन सिम्टम्स आपका कहेगा, क्या कहेगा? टिनिटस। ठीक है, रिंगिंग साउंड, पेशेंट को हमेशा लगेगा घंटी बज रही है। ठीक है। उसके बाद होगा वर्टिगो। ठीक है। और उसके बाद होगी आपकी डिजीनेस। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो मेनिस डिजीज तो ये डिसऑर्डर है, उसका स्केटर सिस्टम के डिसऑर्डर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि राइट ऑप्शन है, वो है हमारा पगेट्स डिजीज। पगेट्स डिजीज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? बोन की रीमॉडलिंग अफेक्ट हो जाती है और बोन की जो ब्रेक डाउन करने के वाली सेल्स और जो बोन बिल्डिंग करने वाली सेल्स हैं उनके उनके अंदर क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से क्या होती है, बोन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अंदर से खोखली हो जाती है। ठीक है। तो बोन बिल्डिंग और बोन की रीमॉडलिंग के लिए कौन कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं? ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, ओस्टियोब्लास्ट बोन बिल्डिंग के लिए सेल रेस्पॉन्सिबल है, बोन बिल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोक्लास्ट ये क्या है? बोन ब्रेकडाउन के लिए, बोन ब्रेकडाउन के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट के बीच में एक बैलेंस पाया जाता है। जितना ओस्टियोब्लास्ट काम कर रही है, मतलब जितनी बोन बनी है उतनी बोन को वो काट देती है, जिससे क्या होता है? बोन बैलेंस में रहती है। ठीक है। लेकिन और इस क्या बोलते हैं, पगेट्स डिजीज के अंदर क्या होता है? इन दोनों के बीच में डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से बोन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो इसकी इस आंसर के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पगेट्स डिजीज। पगेट्स डिजीज के अंदर क्या होता है? बोन बिल्डिंग और बोन ब्रेकडाउन के बीच में क्या हो जाता है? डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एन इन्फेंट शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड टिल हाउ मैनी मंथ, कि कितने महीने तक बच्चे को, इन्फेंट को, ठीक है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। तो इन्फेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो 28 से लेकर के 1 ईयर, 28 डेज से लेके 1 ईयर तक की एज है, वो क्या कहलाती है? इन्फेंट कहलाती है। कोई पूछे तो बताना। ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि इन्फेंट की एज क्या होगी, या इन्फेंट को किस किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन के एज के बच्चों को इन्फेंट से बोला जाता है। ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको पूछो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक करवाई जाती है। हम सब जानते हैं 6 मंथ तक हमें क्या करना है? एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है? आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ हमें क्या करना है? विनिंग स्टार्ट करनी है। विनिंग स्टार्ट, उसको बोलते हैं विनिंग स्टार्ट। अब विनिंग क्या होती है? विनिंग क्या होता है? बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करना क्या कहलाती है? विनिंग कहलाती है। जिसमें हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग के अंदर दलिया, खिचड़ी, दूध, ठीक है, हल्का फ्रूट्स वगैरह सब कुछ धीरे धीरे, मैस्ड पोटैटो, मैस्ड बनाना, ऐसी चीज़ें ऐड करके बच्चे को क्या करते हैं? नॉर्मल डाइट के ऊपर शिफ्ट करते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग को धीरे धीरे मिनिमाइज करते हैं। क्योंकि आफ्टर 6 मंथ बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सिचुएशन के अंदर वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और वो सारे मिनरल्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कंप्लीट नहीं हो पाते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? बच्चे को विनिंग के लिए लेके जाना पड़ता है, विनिंग करवानी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है। 5 मंथ, 6 मंथ और ये सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड, कि स्टेथोस्कोप का यूज करके जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप का यूज करके जो एग्जामिनेशन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आइए फर्स्ट वन ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन कह रहा है पाल्पेशन। पाल्पेशन में तो क्या होता है? पाल्पेट करके देखा जाता है। एग्जामिनेशन बाय पाल्पेटिंग, पाल्पेटिंग और टच, बाय टच, टच करके हम देखते हैं। ठीक है, बाय टच, टच करके हम क्या करते हैं? देखते हैं इसमें तो बाय टच।
टच करके देखेंगे, ठीक है, पाल्पेट करके देखेंगे कि लीवर बड़ा है या कोई भी ऑर्गन है वो बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, हार्डनेस है कि नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन है परक्यूशन। परक्यूशन में क्या करते हैं? बाय एग्जामिनेशन बाय टेपिंग, बाय टेपिंग, टैपिंग करके देखते हैं। टैपिंग करके कैसे देखते हैं? जैसे अपने हाथ को रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ऐसे टैप करके देखेंगे, कोई अबनॉर्मल साउंड्स वगैरह सुनने के काम आती है, ठीक है, तो ये होता है टैपिंग के थ्रू। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस के अंदर हमने देखा है कि हमें स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है मूवमेंट के थ्रू, बाय मूवमेंट, मूवमेंट। मैनिपुलेशन का मतलब है उसको हिला के डुला के, ठीक है, घुमा के, रोटेट करके, ठीक है, आपको मोड़ के, ऐसे देखा जाए तो वो क्या कहलाता है आपका मैनिपुलेशन करके। तो इसमें भी हमें स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन ऑप्शन आता है अस्कल्टेशन, तो इसमें हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इसका क्या है? राइट आंसर है। अस्कल्टेशन के अंदर क्या करते हैं हम? बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप, बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज़ करके हम क्या करते हैं? हियर द साउंड्स, लाइक, कौन कौन से साउंड सुनते हैं? लाइक हार्ट, ठीक है, लंग्स और बाउल साउंड। हार्ट, लंग और बाउल साउंड को हम सुनते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्टेथोस्कोप के थ्रू जो एग्जामिनेशन किया जाता है, जो साउंड सुने जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्कल्टेशन। और ये एक क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका ये क्या है? मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है नोटसेट मेडिकल नर्सिंग क्लासेस के द्वारा जो आपको ये नोटसेट सीरीज या MCQ शुरू किए गए हैं, वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।